राजनीति विज्ञान को जिन कई भागों में विभक्त किया जाता है, उन कई क्षेत्रों या उपभागों में तुलनात्मक राजनीति मात्र एक है, जिसमें वास्तविक स्तर के बजाय क्रमबद्ध तरीका अपनाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय और सीमाएं बहुत अच्छी तरह परिभाषित नहीं की गई हैं। कुछ तो इस क्षेत्र में अस्पष्ट मिश्रण के तरीके और विषय क्षेत्रों के कारण हैं। कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को झंझटों का केंद्र बताया है, क्योंकि इसमें तुलना पर विशेष जोर दिया जाता है और तुलनात्मक प्रणाली को राजनीतिक जांच का एक तरीका बताया गया है। सभी विश्लेषणों में तुलना का कुछ न कुछ अंश होता है, क्योंकि उसके बिना अलग अलग विशेषताओं को समझा नहीं जा सकता। तुलनात्मक राजनीति हमें यह सिखाती है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। यह इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक कठोरता और तकनीक को भरने की कोशिश करता है। तुलनात्मक सरकार लंबे समय तक उपभाग के रूप में रहती है। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि से अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है। इस क्षेत्र को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं और 1980 के दशक तक यह एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच चुका है जहां से यह आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हाल के वर्षों में तुलनात्मक लोक नीति जैसे नए क्षेत्रों के उभरने के कारण इसमें फिर दिलचस्पी बढ़ने लगी है। 1.2 तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास क्या है। मोटे तौर पर तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समानताओं और विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। कुछ साम्यताओं तथा विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य है, जो विश्व की सरकारों और जिन स्थितियों में वे संचालन करती है, उन संदर्भों को स्पष्ट करता है। तुलनात्मक सरकार शब्द बिल्कुल पुराना है, जबकि ऊपर वर्णित तुलनात्मक राजनीति शब्द अपेक्षाकृत नया है। परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के बीच अनेक मतभेद उनके नाम से बहुत है, जबकि दूसरे को आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। 1995 में आर.सी. मैक्राइडिस ने दोनों का स्पष्ट अंतर बताते हुए कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक, विवरणात्मक, पक्षपातपूर्ण, गतिहीन तथा प्रबंधकीय हैं। इन विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था। इसमें मानक पाठ्यपुस्तकों में एक के बाद एक अनेक देशों के विवरण दिए गए होते हैं, परंतु तुलना की बहुत कम कोशिश की जाती है, इसलिए यह प्रबंधकीय स्वरूप का हो गया। जैसे हमारे यहाँ देशों के उत्कृष्ट अध्ययन किए गए हैं, परंतु यह समझने की कोशिश नहीं की गई कि किन्हीं खास देशों में क्यों बहुदलीय प्रणाली थी अथवा किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर क्यों रहा। इसका कारण यह था कि परंपरागत दृष्टिकोण दायरे में अपेक्षाकृत कम संकीर्ण था और यह औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, जो कुल मिलाकर राजनीति शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता है। परिणाम स्वरूप, जैसा कि इसके नाम का अर्थ होता है, यह सरकारों और संस्थानों की औपचारिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक सीमित था। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति दायरे में अपेक्षाकृत व्यापक होती है तथा यह न केवल संस्थाओं को अपने दायरे में कर लेती है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे यह राजनीतिक दलों पर दबाव डालने वाले समूहों और अनौपचारिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को भी शामिल कर लेती है। यह राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के बेहतर विश्लेषण को करने में सक्षम होती है। इसलिए एक प्रकार से यह तुलनात्मक हो सकती है, लेकिन वह परंपरागत दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण के विपरीत तुलनात्मक राजनीति दृष्टिकोण में बहुविषयक है। यह न केवल राजनीति शास्त्र से ग्रहण करता है, बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से भी ग्रहण करता है। इसका कुछ हिस्सा राजनीति विज्ञान की शाखा में परिवर्तनों के कारण था और कुछ हिस्सा व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण था, जिसे हम प्रभावित तुलनात्मक राजनीति में भी देख सकते हैं। तीसरा, परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था, जो कि यूरोपियन सरकारों तक सीमित था, जिनके कारण इसके विचार एवं विश्लेषण यूरोप केंद्रित थे। युद्ध के उपरांत की अवधि ने इस क्षेत्र के दायरे में बढ़ोतरी पाई, क्योंकि उपनिवेशवाद के बाद राज्यों में वृद्धि हुई, जिससे नए सैद्धांतिक तथा क्रमबद्ध प्रश्न सामने आने लगे। अंततः पारंपरिक दृष्टिकोण स्थैतिक हो गए। इसने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है, जबकि इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा से आधुनिकता की ओर परिवर्तन कैसे होता है तथा त्वरित परिवर्तन से कैसे उत्पन्न कर सकती है, तथा कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन दूसरे की तुलना में धीरे धीरे क्यों होते हैं तथा उसमें पारंपरिक विशिष्टता बनी रहती है। सन 1950 तथा 1960 के दशकों में हैरोल्ड लासवेल तथा गैब्रियल अलम्ब जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को तराशने का बीड़ा उठाया और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को प्रतिस्थापित किया। उनका मूल कार्य एक राजनीतिक सिद्धांत से इसे अलग रखना तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा क्षेत्र अध्ययन से अलग रखना था। तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न बतलाया गया है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिकरण सम्मिलित था, अपितु वर्गीकरण, श्रेणीकरण तथा विभिन्न मिलताओं के बीच संबंधों की तलाश करना, उपसिद्धांत का निर्माण और साम्राज्यवादी परीक्षण आदि शामिल थे। वह सुझाव दिया गया कि सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति के बीच वृत्तीय संबंध की संकल्पना की जा सकती है। तुलनात्मक शोध सुस्थापित सिद्धांत को लेकर कार्य शुरू करता है, अनेक स्थितियों में क्षेत्र में परीक्षण करते हुए तथा तथ्यों के प्रकाश में सिद्धांत को और परिशुद्ध करते हुए कार्य करता है। इस प्रकार अनेक सैद्धांतिक उपकरणों जैसे पार्टी प्रणालियों, संघवाद तथा संसदीय प्रणाली आदि को फार्मूलाबद्ध किया गया। तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं थीं और अब भी बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच सामान्य आधार हैं। इनमें से पूर्ववर्ती प्रायः विश्व पूंजीवादी प्रणाली के दायरे के अंदर घिरे हुए देशी का प्राय अध्ययन करता है। जी फ्रैंक तथा इमैनुअल वालरस्टीन जैसे अनेक विद्वानों ने इस प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर निर्भरता तथा कम विकास पर जैसे दृष्टिकोणों का विकास किया है। परंतु यहाँ कई बड़े मतभेद हैं। तुलनात्मक राजनीति देशों के बीच राजनीतिक विशिष्ट की तुलना पर गहराई से केंद्रित करते हुए देशों के बीच संबंधों तक ही सीमित नहीं रहती, जबकि अन्य के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही मुख्य विषय हैं। क्षेत्र अध्ययन दूसरे विश्व युद्ध के समय तब उठे जब नीति निर्धारण करने के लिए युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता थी। 1.3 तुलनात्मक प्रणाली। अनेक विद्वान तुलनात्मक प्रणाली के तरीके और दायरे पर सहमत नहीं हैं। एन आइसेनसात जैसे कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि तुलनात्मक प्रणाली शब्द में किसी खास तरीके का उचित रूप से बोध नहीं होता, अपितु समाजों के विशाल सामाजिक पहलुओं अथवा संस्थागत पहलुओं और समाज के विभिन्न वर्गों पर विशेष ध्यान देने एवं सामाजिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है।
अरेंद्र लिझोड़ जैसे अनेक विद्वानों का विचार है कि निश्चित रूप से यह एका तरीका है, यह मात्र सुविधाजनक शब्द नहीं है जिसमें किसी के शोध हितों पर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है, परंतु इसे बुनियादी तरीकों में से एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अन्य तरीकों में प्रायोगिक, सांख्यिकी तथा मामलों के अध्ययन के तरीके सामान्य सिद्धांत स्थापित करने जैसे शामिल हैं। दूसरी ओर हेराल्ड लास्वैन का तर्क है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक विशेषताओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उसके लिए स्वतंत्र तुलनात्मक तरीके का विचार दकियानुसी विचार जैसा लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तुलना अपरिहार्य होता है। गैब्रियल अल्मंड ने भी वैज्ञानिक तरीके के साथ तुलनात्मक विधि की समानता दिखाई है, परंतु यह रेखांकित करना आवश्यक है कि विद्वान तुलनात्मक तरीके को भाग का तरीका नहीं बल्कि विभिन्नताओं में साम्राज्यवादी संबंधों का पता लगाने का एक तरीका मानते हैं। विभिन्नताओं को माफ करने का तरीका उनमें संबंधों को तलाश करने के प्रारंभिक चरण की तार्किक परिणति है। यह उन चरणों का दूसरा चरण जिसका उल्लेख तुलनात्मक तरीके में किया जाता है। अंततः तरीके और तकनीक के बीच अंतर किया जाना चाहिए। तुलनात्मक तरीका सामान्य तरीका या व्यापक मापक ब्रॉडगेज है, न कि संकीर्ण विशेष तकनीक। यही कारण है कि विद्वान तुलनात्मक तरीके का उल्लेख करते हैं या कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण शब्द को बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसे तरीका कहकर पुकारने में संक्षिप्तता का अभाव रहता है। तुलनात्मक तरीका केवल मात्र अनुसंधान में सहायक तकनीक नहीं है, बल्कि इसे एक बुनियादी शोध नीति भी कहा जा सकता है। तुलनात्मक तरीके को उस समय सर्वोत्तम रूप में समझा जाता है जबकि इसे प्रायोगिक सांख्यिकी अध्ययन के तरीके संक्षिप्त तुलनात्मक के रूप में समझा जाए। प्रायोगिक तरीके को नियंत्रित स्थिति में दो भिन्नताओं के बीच संबंध के रूप में समझा जाता है। राजनीति शास्त्र में ऐसे प्रयोग संभव नहीं है, इसलिए इसका वैकल्पिक तरीका है सांख्यिकी प्रणाली, जिसमें अनेक भिन्नताओं के बीच निपेक्षित संबंधों का पता लगाने के उद्देश्य से साम्राज्य आंकड़ों का अवधारणात्मक उपयोग किया जाता है। यह नमूने को विभिन्न रूपों में विभाजित करके, उदाहरण के लिए आयु, आमदनी, शिक्षा आदि, आंशिक या संबंधों या विभिन्न गणितीय तरीकों के द्वारा तथा चयन किए गए दो विभिन्न रूपों में सहसंबंधों को ध्यान में रखते हुए समस्या को नियंत्रित करता है। यह एक मानक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा चुका है तथा लगभग सभी साम्राज्यवादी शोध कार्यों में अनुप्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सांख्यिकी प्रणाली प्रायोगिक विधि का एक प्रकार से निकट का संबंध है, क्योंकि यह भी उसी तर्क का प्रयोग करता है। इसलिए तुलनात्मक विधि एक प्रकार से सांख्यिकी प्रणाली से साम्य रखता है। अंतर केवल इतना है कि जितने मामलों की संख्या को यह अपने इस्तेमाल के लिए लेता है, सांख्यिकी प्रणाली की तुलना में यह बहुत कम होते हैं, परंतु यह समझना आवश्यक है कि तुलनात्मक प्रणाली प्रायोगिक विधि के लिए उस तरह का पर्याप्त विकल्प नहीं है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानी में है, परंतु वे खामियां कई प्रकार से अत्यधिक कम की जा सकती हैं। जहां समूचे राजनीतिक प्रणालियों के मामले की तुलना की जा रही हो, जहां तक संभव हो सांख्यिकी प्रणाली की तुलना सर्वोत्तम है, उसके पश्चात तुलनात्मक प्रणाली का उपयोग करना होगा। दोनों ही विधियों का एक साथ तालमेल करते हुए भी किया जा सकता है। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण प्रथम चरण है, जिसमें सावधानीपूर्वक बड़ी-बड़ी परिकल्पनाएं की जाती हैं, जिनमें प्रायः कुछ प्रणालियों के संरचनात्मक तत्वों को शामिल किया जाता है, और सांख्यिकी चरण दूसरे स्थान पर है, जिसमें सूक्ष्म निरीक्षणों को अधिक से अधिक नमूनों को रूप में शामिल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि नकारात्मक जानकारियों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी परिकल्पना के लिए जब नमूना छोटा हो तो किसी एक आधार को न मिलने पर उसे अस्वीकृत कर देना। इसके अपेक्षा शोध का लक्ष्य संभावनाजन्य होना चाहिए, न कि सार्वभौम साधारणीकरण। तीसरा, जहां तक संभव हो मामलों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि बहुत कम नमूने होंगे तो वह अधिक उपयोगी नहीं होगा। तुलनात्मक राजनीति ने प्रगति की है, क्योंकि अनेक देशों में या उनमें राजनीतिक घटनाओं की तुलना के आधार पर सार्वभौम रूप से उपयोग में लाई जाने वाली सिद्धांतों या बड़े सिद्धांतों को तैयार करने के कारण उनकी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, संरचनात्मक कार्य विश्लेषण सिद्धांत में तुलनात्मक शोध की एक ऐसी दुनिया ला दी है जिसके बारे में पहले ज्ञान ही नहीं था। चौथा, यदि मामलों की संख्या अधिक न हो तो विभिन्नताओं की संख्या बढ़ा दें, हालांकि इसका और अधिक साधारणीकरण संभव है। पांचवा, तुलनीय मामलों पर विशेष प्रकाश, जैसे जिनमें तुलनीय विशेषताओं या भिन्नताओं की संख्या बहुत अधिक हो जो लगातार हो, लेकिन उन भिन्नताओं से अधिक भिन्न हो जो एक दूसरे से संबंध होना चाहते हैं। इस प्रकार हम विशिष्टताओं का संचालनात्मक अध्ययन करते हैं। वह अध्ययन चाहे सांख्यिकी प्रणाली से या तुलनात्मक विधि से। यहां दायरा या क्षेत्रीय दृष्टिकोण उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका अथवा स्कैंडिनेविया के देशों का तुलनात्मक अध्ययन। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका अथवा स्कैंडिनेविया के देशों का तुलनात्मक अध्ययन। परंतु अनेक विद्वानों ने यह संकेत दिया है कि यह मात्र प्रबंधकीय तर्क है, जो विचारों को बंधन में बांधने वाला तर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा विकल्प है देशों के अंदर क्षेत्रों का अध्ययन अथवा भिन्न भिन्न समय पर उनका अध्ययन करना, क्योंकि समस्या का नियंत्रण अपेक्षाकृत सामान्य रहता है, क्योंकि एक प्रकार के संघीय ढांचे के भीतर होते हैं। यही यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संघ के अंदर स्थित राज्यों का अध्ययन तुलनात्मक शोध के लिए एक अच्छी प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है, हालांकि अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। अंत में, अनेक विद्वान महसूस करते हैं कि प्रमुख अथवा संदर्भ की भिन्नताओं की ओर मुख्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भिन्नताओं से समस्याएं पैदा हो सकती है। यह न केवल प्रबंधनीयता की सुविधा प्रदान करता है, अपितु मध्यम स्तर की सैद्धांतिक तथा राजनीतिक प्रणालियों की झांसिक तुलना उपलब्ध कराता है। यह तरीका भूवंशशास्त्रीय अध्ययनों में सफलतापूर्वक लाया गया है, क्योंकि जनजातीय प्रणालियों अधिक पेचीदी नहीं है। राजनीतिक शास्त्री भी भिन्नताओं की संख्या को कम करके इसे कर सकते हैं। जब केवल एक ही मामले का विश्लेषण किया जा रहा हो तो केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु यह तुलनात्मक तरीके के साथ बहुत निकटता से जुड़ा है, और जब ऐसे अनेक मामलों की तुलना करनी हो तो किसी एक मामले का गहन अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन का एक अभिन्न हिस्सा जाता है। केस स्टडी प्रणाली का वैज्ञानिक स्तर कुछ हद तक स्पष्ट होता है, क्योंकि विज्ञान नति साधारणीकरण है, न सुस्थापित साधारणीकरण को अस्वीकार करने का कोई आधार है। परंतु इसका महाय उस समय है जब राजनीति शास्त्र में साधारण प्रस्ताव का कोई प्रखंड बनाने के लिए या सिद्धांत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि उसी जैसे विषयों पर कई केस स्टडी किए जा चुके हैं। केस स्टडी कई प्रकार से किए जा सकते हैं।
उदाहरण को लिए गैर सैद्धांतिक या व्याख्यात्मक सिद्धांत पुष्टि करने वाले अथवा उसे कमजोर करने वाले खास स्थितियों में सभी मामले लाभकारी होते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक तथा केस स्टडी विधि में बड़ी खामियों है, क्योंकि इन तरीकों की अपरिहार्य प्रतिबंध होने के कारण तुलनात्मक राजनीति में शोधकर्ता के सामने चुनौती है कि वे इन तरीकों का इस प्रकार उपयोग करें कि निहित शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर सके तथा वैज्ञानिक राजनीतिक जांच में उपयोगी उपादान बन सके। अनेक विद्वानों ने युद्धोत्तर काल की अवधि में इन प्रणालियों के इस्तेमाल में लगातार सुधार लाने के लिए अपना पर्याप्त समय लगाया है। तुलनात्मक राजनीति अनेक दौरों से होकर गुजरी है। इनमें से प्रत्येक दौर में परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में भी विद्वानों द्वारा परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रहेगा। तुलनात्मक राजनीति में सर्वप्रथम निमेश पर ध्यान केंद्रित रखा गया और राजनीतिक समाजशास्त्र पर निर्भरता रखी गई और इस प्रकार का दावा किया गया कि राजनीतिक प्रणालियों की बुनियादी विशेषताओं को संरचना के बारे में पृष्ठभूमि सूचना और समाज में प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में समझा जाएगा। इस प्रकार यह दावा किया गया कि राजनीतिक संघर्ष आयामों को सामाजिक जांचे में आयाम विभेद के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसे कम करने वाले दृष्टिकोण के कारण सैमुअल हैटिंगटन जैसे राजनीतिज्ञों द्वारा एक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें उसने सामाजिक और आर्थिक कारकों के संदर्भ में राजनीति की स्वायत्तता के लिए तर्क दिया। इसलिए आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में दूसरे चरण का उद्देश्य राजनीतिक प्रणालियों को विभिन्नता को संस्थागत विश्लेषण और दलों तथा दल प्रणालियों के घटक भागों को लक्ष्य कर किया गया। इसके मध्य में लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों के बीच निर्णायक भेद, सत्तावादी शासन तथा राजनीति को आधुनिक बनाने वाले तत्व प्रमुख थे। स्थिर संस्थाओं के जरिए लोकतंत्र से व्यवस्था की ओर स्थानांतरण था। अंतः राजनीति शास्त्र के अंदर राजनीति के उत्पादन पक्ष की ओर बढ़ती हुई दिलचस्पी ने तुलनात्मक राजनीति को भी प्रभावित किया। यदि नीतियों के लिए राजनीति महत्वपूर्ण नहीं लगता हो, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन क्यों किया जाता है? परिदृश्य के दाएं और बाएं दोनों ही ओर राज्य के मध्य बिंदु के पुनः अन्वेषण के कारण यह भी संभव हुआ। इसलिए तीसरे चरण का तात्पर्य लोकनीति तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक राजनीति का विलय करना और यह समझाने का प्रयास करना कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां नीति निवेशक तथा वास्तविक प्राप्ति नीति परिणाम को लिए क्या करती हैं। इससे तुलनात्मक लोकनीति की ओर गमन हुआ। जो लोग निवेश पक्ष की ओर जोर देते हैं, वे सामाजिक दरारों के प्रभाव का मुख्य रूप से बुनियादी समस्या की ओर देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वातावरण किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करता है। सामाजिक संरचना में विदारण आयामों के प्रति राजनीति को घटाते हुए विदारण दृष्टिकोण संस्थावाद अथवा परिकल्पना पर जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण सा लगता है, जैसे सामाजिक तथा आर्थिक कारकों और राजनीतिक प्रणाली के बीच कोई संबंध ही न हो। परंतु कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक वृद्धतावाद तथा राजनीतिक अदृढ़ता अथवा नई संस्थागतता के बीच किस प्रकार संतुलन बनाए रख सकता है। विभिन्न देशों में राजनीति प्रणाली के तुलनात्मक विश्लेषण में नमे कोई किस प्रकार निर्णायक अवधारणाओं की पहचान कर सकता है, जिससे प्रणाली विभेदों तथा समानताओं में समाधान निकाल सकता है। परंपरागत विकासशील तथा आधुनिक राजनीति को अलग करने की कोशिश इन मूल्य से लदे प्रकृति वाले अवधारणाओं के परिणाम में विफल हो गई। लोकतांत्रिक तथा सत्तावादी सरकारों के बीच मूलभूत अंतर हो गया है, लेकिन यदि लोकतंत्र शब्द के अर्थ और अनुप्रयोग में एकात्मकता हो जाए तो लोकतांत्रिक सत्ता को पहचान दिलाने वाले संकेतकों अध्याविशेषताओं के बीच में असहमति हो जाती है। दो बहुत ही भिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक मॉडलों की पहचान कर ली गई है। वेस्टमिनिस्टर प्रकार का लोकतंत्र बनाम सहमति अथवा सहयोगी प्रकार का लोकतंत्र। परंतु गैर लोकतांत्रिक प्रणालियों को अपेक्षाकृत बड़ी व्यवस्था के बारे में क्या आवश्यकता है? आज हमारे सामने 160 से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें हम तीसरी दुनिया अथवा तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड अथवा विकासशील देश कहते हैं। तृतीय विश्व की राजनीति के वर्गीकरण के बारे में कोई सहमति नहीं है। निसंदेह भविष्य के तुलनात्मक शोध का बहुत कुछ केंद्र बिंदु गैर लोकतांत्रिक सत्ताओं पर केंद्रित होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ये कुछ बुनियादी आयामों में मामलों में किस प्रकार भिन्नतापूर्ण है। सामयिक महत्व का एक प्रमुख विकास है सार्वजनिक नीति के तुलनात्मक विश्लेषण का आर विभाग या राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जिसने 1970 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। जहां तक यह राजनीतिक प्रणाली के ब्लैक बॉक्स के परिणाम पक्ष पर केंद्रित है, उस हद तक अतीत से उसकी सत्यता बनी हुई है। यह अंतर राजनीतिक विकास तथा आधुनिकीकरण की समस्याओं के विशाल तुलनात्मक सिद्धांत से विकास में राज्य तथा इसकी केंद्रीय भूमिका जैसे अपेक्षाकृत अधिक संकीर्ण क्षेत्र और केंद्रित होने जैसा है। यह परिवर्तन मेटा विश्लेषण से मेसो विश्लेषण की ओर है, जिसमें समस्याओं की परिभाषा, कार्यसूचियों को तय करना, निर्भय करने तथा कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं के बीच केंद्रित करने जैसा है। इससे तुलनात्मक राजनीति को अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट समस्या हल करने तथा नीति अभिमुखीकरण से युक्त किया है। तुलनात्मक राजनीति भविष्यक बना हुआ है, लेकिन समाजशास्त्र से दूर होते हुए यह अर्थशास्त्र के अपेक्षाकृत अधिक निकट पहुंच गया है। यह वैज्ञानिक तरीकों पर लगातार जोर देने के बजाय अपेक्षाकृत अधिक नियामक चिंताओं की ओर लौट रहा है। इसने शैक्षिक राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के अभ्यासकर्ताओं के बीच के संपर्क को भी फिर से कायम कर लिया है। समाज संसाधनों की बाध्यता के बावजूद सार्वजनिक नीति को माध्यम से माल के उत्पादन और सीमाओं के बीच जितना संभव है संबंध को परिभाषित करने में सक्षम है। परंतु यह प्रश्न उठता है कि निजी क्षेत्र में समाज के दायरे में क्या उपयुक्त है और किन नीतियों से विकास होता है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर तुलनात्मक विश्लेषण के जरिए राज्य क्या करते हैं। इस आधार पर ये भाज्य के उपयुक्त क्षेत्र को सिद्धांतबद्ध करने में सक्षम होते हैं। परिणामस्वरूप लोकनीति अपने दृष्टिकोण में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और निर्देशात्मक है। राजनीति अब अनेक वैकल्पिक नीतियों में लोक की अवधारणा तैयार करती है और इसका उद्देश्य ज्ञान को ऐसे विशाल अनुशासन के दायरे में लागा है जो लोगों के रुचियों का विश्लेषण करने और निर्णय करने तथा समाज के लोकतंत्रीयकरण में सहयोग करने वाला है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वस्तु विनिमय तथा सेवाओं के बारे में राजनीतिक चयन के प्रभाती के प्रति खास तौर पर उत्सुक होती है। यह उन राजनीतिक इच्छाओं के परिणामों का विश्लेषण होती है जिसे राजनीतिक दुर्लभ संसाधनों को शामिल करके राजनीतिक नेता करते हैं। दृष्टिकोण का महत्व यह महसूस करने में होता है कि विकासशील समाजों में वास्तव में चयन ही विकास का असली रास्ता होता है। नेताओं के सामने चयन सार्वजनिक नीतियों के जरिए होता है जो महज सहयोग करने, प्रेरित करने अथवा मौलिक, सामाजिक अथवा आर्थिक परिवर्तन करने के लिए होता है।
इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंदर राजनीति विकास को बदलती और विस्तार करती हुई क्षमता को पूरा तथा प्रेरित करने और ऐसा करने के लिए संसाधनों को पैदा करने के लिए समर्थ होने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने वाली होने को रूप में पूर्ण परिभाषित किया गया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था जहां सिद्धांत उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक नीति यह तरीका है जिसके जरिए इन नीतियों को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। इन सब परिणामों का कुल तात्पर्य यह है कि मुख्य ध्यान अपेक्षाकृत छोटी-छोटी तुलनाओं पर या जो संभव है उस पर दिया जाता है। आजकल मध्यम वावरे की तुलना अपेक्षाकृत अधिक संतुलित होती है जिसमें किसी एक ही क्षेत्र या क्षेत्रों के तुलनीय विषय पर केंद्रित रहती है। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र खंडित है और तुलनात्मक राजनीति की कोई एक परिभाषा विद्यमान नहीं है। यह इसका गुण भी है। इसका तात्पर्य यह है कि यह उस पर मुख्य जोर देता है जो महत्वपूर्ण और लाभकारी है और यह आवश्यक नहीं कि वह विश्वस्तरीय है या पहले की सभी विशेषताओं को अपने दायरे में कर चुका है।